और आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो आप लोगों ने बोले थे वो लेकर के आया हूँ। मतलब मैं देख रहा हूँ आपका डाउट ग्रुप मैं ही करवाऊँगा, ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं अपन आज 4-5 क्वेश्चंस कितने करते हैं। फिर बाद में आपकी 7-7:15 मैम की भी क्लास है, मेगा मैम की, तो वो क्लास ले लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे चैट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, मैं देख लेता हूँ एक बार फटाफट से। तो ठीक है, आ रही है आवाज़, आ रही है सबको, सब बढ़िया है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि यार ये टॉपर्स वाले क्वेश्चन हैं। मतलब ये हर एक के बस के हैं नहीं, और ये हो सकता है कराते कराते ही 1-2 जने तो डर के भाग ही जाएं, लेकिन मैं, आप टेंशन ही मत लो, इनको बहुत ज़्यादा ईजी कर दूंगा क्वेश्चंस को। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से अपन अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। और इसमें ना एक ऊर्जा का क्वेश्चन भी है, ऊर्जा का टॉपिक वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। मतलब मान के चलो कि ये क्वेश्चन तो, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैं भी करूँगा ना तो इसमें गलतियाँ करूँगा। खैर कोई ना, देखते हैं ये वाला किसने भेजा है, मैं बताता हूँ आपको। विकास ने क्वेश्चंस भेजे हैं 4, मैं अभी तो वो ले रहा हूँ विकास के क्वेश्चंस, ठीक है। तो विकास का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्रुप में है, डाउट वाले ग्रुप में जिसमें आप सभी क्वेश्चंस भेजते हो, उसमें से आप लोग देख सकते हो। पहला ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो ध्यान से। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहाँ पर फोटो नहीं लाया मैं यहाँ पर। और दूसरी बात मैं आप लोगों को कह दूं, बाकी डाउट्स भी आप ग्रुप में भेजना। 2, 3, 4, 5, 7 क्लासेस मैं ले लूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अभी क्लास पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को समझने में पूरा पूरा ध्यान दो। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है वो समझेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसको सुनना है ध्यान से, और मैं लिखूंगा उसको फॉलो करना है। तो सुनो ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन, एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब हैं। तो पूरी जानकारी अपन लिख लेते हैं। अपने पास कितने बल्ब हैं, तो 50 हमारे पास में बल्ब हैं, और हर एक बल्ब कितने वाट का है, यहां पे लिखा है अपने पास में 100 वाट, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं हर एक बल्ब कितना है, 100 वाट का है। ये W मैंने यहां पे लिख दिया, एक चीज। फिर हमें बोला है 20 पंखे हैं 1000 वाट के, ठीक है। पंखे कितने हमारे पास में भाई, 20 पंखे। यार 20 पंखे तो हमारा ऑफिस, मेरा घर और निखिल सर का घर और यहाँ पे फिरोज सर का घर मिला लेंगे तो भी 20 पंखे नहीं होंगे हमारे पास में। हो जाएंगे फिरोज सर 20 पंखे कितने वाट के हैं, 1000 वाट का एक पंखा है, ठीक है, 20 पंखे। फिर है हमारे पास में 5 रेफ्रिजरेटर, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे छोटी सी। हाँ, ये पंखे 100 वाट के हैं यार, 1000 के नहीं है, 1000 की दूसरी चीज है, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देते हैं। ये 100 वाट है, और बल्ब जो है वो 100 वाट के 50 बल्ब हैं, 100 वाट के 50 बल्ब हैं, और 100 वाट के 20 पंखे हैं, 100 वाट के 20 पंखे हैं, करेक्ट। और 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है। तो 5 रेफ्रिजरेटर को मैं फ्रिज लिख देता हूं यार शॉर्टकट में, रेफ्रिजरेटर पूरा तो क्यों लिखे। तो ये कितने हमारे पास में, 5 फ्रिज हैं, और एक कितने का है, 1000 वाट का। फिर क्या दे रखा है हमें, रेफ्रिजरेटर तथा 2000 वाट की 2 ऊष्मा भट्टियां। अब ये ऊष्मा भट्टी को क्या लिखेंगे, मैं लिख देते हैं, मतलब कुछ ऐसे अपन, कितने हमारे पास में, 2 ऊष्मा भट्टी, या भट्टी लिख रहा हूं मैं केवल, ठीक है। और इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है, क्षमता हमें कितनी दे रखी है, 2000 वाट। ये पहले भी करा चुका हूं मैं एक सेम क्वेश्चन, आपने नहीं समझा, अगर किया तब कोई बात नहीं, यहां समझो, अभी लाइव क्लास में ही कर लेते हैं इसको। प्रतिदिन बल्ब व पंखे 20 घंटे, है ना, और रेफ्रिजरेटर 24 घंटे, और उष्मा भट्टियां 10 घंटे काम करते हैं। तो समझना इस बात को, अब क्या क्या हमें दे रखा है कि एक दिन में, ठीक है, ये जो है हमारे पास में बल्ब जो है ये कितने घंटे चलते हैं। तो इन्होंने लिखा है हमें बल्ब और पंखे 20 घंटे, तो ये कितना चलते हैं, 20 आवर्स, 20 घंटे। और ये जो है हमारे पास में पंखे, ये भी एक दिन में कितना चलते हैं, 20 घंटे चलते हैं। और ये जो है हमारे पास में फ्रिज, ये एक दिन में कितना चलता है, तो फ्रिज के लिए हमारे पास में लिखा हुआ है 24 घंटे, 24 घंटे। और एक दिन में ये जो भट्टियां हैं हमारे पास में, ये कितना चलती हैं, 10 घंटे कार्यरत है, 10 घंटे, ठीक है। अब हमसे पूछा है 30 दिन में कुल कितना व्यय हो रहा है। अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन बता रहा हूं, ये तो जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें बोला है इसने कि भैया क्वेश्चन ये है कि 30 दिन में कुल कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है।
सर बाहर तो नहीं है कोई वेटिंग रूम में? डाल देना सबको क्लास में, किसी का मिस ना हो ये टॉपिक। क्या? तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा कितनी है ये बताना है, और वो जो व्यय ऊर्जा है इसका मान हमें निकलना है किलोवाट घंटा में। अच्छा, किलोवाट घंटा जो है ना, इसी को हम लोग, आप लोग को पता होगा, यूनिट बोलते हैं। और इसी प्रश्न में आगे हमको बोला है कि 1 यूनिट जो है ना ऊर्जा, उसका रुपया लग रहा है 5 रुपया लग रहा है। तो हमसे बोला है 1 यूनिट ऊर्जा जो है उसका रुपया कितना है? ऊर्जा 5 रुपए। तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई जितना भी लगेगा तो उसका कितना बिजली का बिल आएगा, ये बताओ। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इन्होंने बहुत बड़ा मैथ का क्वेश्चंस बना दिया, जैसे प्रायिकता वगैरह क्वेश्चन आता ना वैसे। तो देखो करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। हमें पहले क्या निकालना है? टोटल ऊर्जा निकालनी है। अब उससे भी पहले पता है क्या चीज है जहां पर अटकते हैं सारे स्टूडेंट्स, वो है कंसेप्ट। उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि यार करना क्या है। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने कल भी बोला था कि सर वो ऊर्जा वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आप पूरा का पूरा मेरे को सॉल्व करवा दो। ठीक है, तो ऊर्जा शक्ति का जो कंसेप्ट है ये मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूं जो यहां पे काम आएगा और आपके बाकी क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। तो आपको देखो क्या समझना है यार, शक्ति क्या होती है? शक्ति को हम P से लिखते हैं, पावर, शक्ति। इसका सूत्र क्या होता है? होता है बोले W/T होता है कि नहीं होता है बोलो। या आप इसको W/T मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो P बराबर E/T लिखो। E क्या है हमारे पास में? ऊर्जा है। T क्या है हमारे पास में? समय। और P क्या है हमारे पास में? शक्ति है। यहां पे जो P है शक्ति, इसका मात्रक क्या होता है बोलो? वाट होता है। होता है कि नहीं होता? वाट होता है ना। इसका मात्रक है हमारे पास में वाट। ये ऊर्जा है E हमारे पास में, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारे पास में जूल में, है ना। या फिर हम थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे फॉर्मूला में। आप खुद दिमाग लगाओ, इस फॉर्मूला से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? E बराबर P गुणा T। सही बात है कि नहीं है भाई? देखो P क्या होती है समझो, समझना क्या है ना। एक तरह से आप यूं समझ सकते हो, जो P शक्ति है ना, शक्ति है क्या? शक्ति कहने से मतलब है कि कोई भी मशीन जो है ना, वो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च कर रही है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सरल शब्दों में समझना, 1 सेकंड में खर्च होने वाली ऊर्जा, ये इसका मतलब है। अब हो क्या रहा है? हमें दे दिया यार बल्ब 50 वाट का है, 100 वाट का है, जो भी है 100 वाट का। तो उसका मतलब है बल्ब 1 सेकंड में 100 हमारे पास में जूल ऊर्जा खर्च कर देता है। अच्छा, वो 100 जूल कैसे भाई? देखोगे ना आप P, तो ये क्या सूत्र है हमारे पास में? E/T। तो हमारे पास हम कह रहे हैं यार इसका मात्रक होता है वाट। तो 1 वाट मात्रक कब होगा? जब यहां पे क्या होगा हमारे पास में? ऊपर 1 जूल ऊर्जा होगी और नीचे 1 सेकंड समय होगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो 1 सेकंड में अगर कोई मशीन 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रही है तो उसकी शक्ति हम बोलते हैं 1 वाट है। समझ में आई? तो हमें प्रश्न में दे रखा है बल्ब 50 वाट का, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 जूल ऊष्मा खत्म कर रहा है, फिर उसको आप 10 घंटे 1 दिन में चला रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि यार 10 घंटे 1 दिन में, तो 1 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? तो हम उसको 10 घंटे में जितने भी सेकंड होते हैं उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में टोटल ऊर्जा आ जाएगी। सही बात है। फिर हमसे पूछ रहा है यार 30 दिन में कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो हम वो बता देंगे। फिर अलग अलग मशीनों की 30 दिन में कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है, हम वो बता देंगे। और फिर उससे हमारे पास में कुल ऊर्जा जितनी खर्च हुई है वो आ जाएगा। फिर उससे हम यूनिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें बस एक ही सूत्र काम में लेना था, ये P बराबर E/T या फिर E बराबर P गुणा T। तो देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर भले ही मैं एक पोर्शन कर दूंगा, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 50 बल्ब है 100 वाट के, तो सबकी शक्ति को जोड़ लूं, सारे एक साथ ही जला रहे हैं, वैसे भी सारे एक साथ ही जल रहे हैं ना। तो अगर मैं ये देखूं यहां पे कि मैं एक लाइन खींच के इसको डिवाइड कर देता हूं बीच में से, मैं थोड़ा सा यहां करके देखता हूं सॉल्व, जितनी जगह अपना हो जाएगा काम। तो यहां पे मैं कह रहा हूं यार ना 50 बल्ब है, सबकी मिला के शक्ति कितनी हो गई भाई? एक बल्ब की 100 वाट है, 2 बल्ब की कितनी होगी? 200 वाट होगी, 3 बल्ब की कितनी होगी? 300 वाट होगी। हर एक बल्ब है ना 100 वाट का। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, जो बल्ब की कुल शक्ति है ना वो कितनी है? बल्बों की कुल शक्ति P लिख देते हैं, कुल P। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? 50 × 100 हो जाएगी। तो 5 एकम हो गया 5,
और 3 जीरो आ जाएंगे अपने पास, तो 5000 वाट हम। अब आप मानो ही मत, आप ये बल्ली मत मानो हमारे पास में 50 बल्ब है, आप मानो साला हमारे पास एक ही बल्ब है, बड़ा बल्ब है, 5000 वाट का बल्ब है, हटाओ ऐसे करो, आप लफड़ाई खत्म करो ना, आपको तो वैसे भी बिल निकाल के देना है, आपको कौन सा रिश्तेदारी निभानी है यहाँ पे। तो ये अपन ने एक लिख दिया, तो मैं एक केवल बल्बों की टोटल 30 दिन की पहले एक बार ऊर्जा कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है, टोटल। तो अभी समझना, एक दिन में इसको कितना चला रहे हैं अपन, 20 घंटे चला रहे हैं। एक छोटी सी चीज मेरे को यहां पर बतानी है आप लोगों को, क्या बतानी है कि यार शक्ति का मात्रक जो है ना, वो तो अपने को पता है वाट है, दिख रहा है अपने को, शक्ति का मात्रक कितना होता है वाट, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकंड के। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यार, E बराबर P गुना T होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊर्जा का जो मात्रक है ना, वो आप नोटिस करोगे तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट, और समय का मात्रक घंटे में भी होता है। तो अगर कहीं पर भी W और H लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वाट आर में हमारे पास में क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, वाट आर है। तो यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं ना, काम आसान बनाने के लिए सीधा वाट आर में निकाल लेता हूं। तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पे, मैंने लिखा यार एक दिन में खर्च होने वाली ऊर्जा। अच्छा, ये ऊर्जा किसकी है ना, बल्बों की, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 50 बल्बों की। ये सब आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो 50 बल्बों की, तो एक दिन में 50 बल्ब कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो ऊर्जा का सूत्र हमें अभी अभी देखा हमने, E बराबर P इंटू T होता है। P कितना है, P है हमारे पास में 5000 वाट, गुणा T, टाइम कितना है हमारे पास में, टाइम 20 घंटा चला रहे हैं अपन उसको, 20 आवर। तो कितना आ गया हमारे पास में, 20 घंटा तो हो गया, 2 पन्ने तो हो गया 10, 3 जीरो ये, 1 ये 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया हमारे पास में 1 लाख वाट आर। ये किसकी ऊर्जा आई है हमारे पास में, E आई है किसकी, 50 बल्बों की, ठीक है, और 50 बल्बों की वो भी एक दिन की, ठीक है। तो यहां पे E1 कर दो इसको भले आप, तो E1 मतलब एक दिन की ऊर्जा है, 50 बल्बों की इतनी ऊर्जा इनको चाहिए एक दिन चलने के लिए। लेकिन हमें एक दिन के से मतलब नहीं, हमें 30 दिन का चाहिए। तो अब इसको 30 दिन का कैसे करेंगे हम लोग, तो 30 दिन के लिए इसको मैं लिख लेता हूं E30, 30 दिन के लिए, और वापस वही 50 बल्ब। तो कैसे निकालेंगे इसको, 50 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, गुणा 30, तो कितना आ गया हमारे पास में 3, और ये 30 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, क्या कितने जीरोस हो गए, 5 और 1 6 चाहिए ना, 1 जीरो और चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये इतना हमारे पास में आ गया वाट आर। अब ये आया केवल बल्बों के लिए। अब यही काम हमें करना है किसके लिए, पंखे के लिए, यही काम करना है हमें फ्रिज के लिए, यही काम करना है हमें भट्टी के लिए, ठीक है। और फिर 30 दिन में टोटल व्यय ऊर्जा कितनी है हमें वो निकालनी है। अब हो सकता है कि कोई तरीका जिससे कोई करे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाए, कोई तरीका मैं करूं तो उससे थोड़ा सा लंबा रहे। यहां तक आप सबको क्लियर है क्या, मेरे को एक बार ये बता दो फटाफट से चैट में लिख करके, तो मेरे को थोड़ा सा समझ में आए कि तुम्हारे खोपड़े में जा रही है। कोमल जल्दी बोलो, दिनेश को क्लियर है ना, और किसको क्लियर है, काजल को भी क्लियर है, ठीक है। और भाई बताओ, विकास डन, ठीक है ना। वंस मोर कोमल कह रही है एक बार वापस बता दूं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक और चीज का कैलकुलेट करता हूं, तो फिर तुमको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास में एक बार मैं मान लेता हूं कितना है, समीकरण नंबर 1 है, फिर एक और का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो 20 पंखों के लिए हमारे पास में कुल ऊर्जा कितनी होगी, मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये मैं यहाँ पे मान लो ये हल ही चल रहा है अपना पूरा का पूरा। तो 20 पंखों के लिए कैसे करेंगे अपन, 20 पंखे हैं तो 20 पंखों की कुल ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो मैं यहां लिखा 20 पंखे, कितनी हो गई कुल ऊर्जा, P इंटू टी, सूत्र क्या है P इंटू टी। तो P कितनी है मेरे पास, एक पंखे की शक्ति है 100 वाट, 20 पंखों की कितनी हो जाएगी मेरे पास में, तो हमारे पास में 1 मिनट, अच्छा कुल शक्ति लिखनी थी पहले तो मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। तो पहले यहां पे शक्ति लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे टोटल P किसकी, हमारे पास मैंने लिखा ना जैसे बल्बों की कुल P, तो हमें यहां पे बल्बों की नहीं लिखनी, पंखे। तो 20 पंखों के लिए P कितनी होगी हमारे पास में, पंखे कितने 20, तो लिखो देखो
20 इंटू 100, तो 20 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2000 वाट, तो हमारे पास में आ गई उसकी शक्ति। अब टोटल इसकी ऊर्जा मैं निकाल रहा हूं, कितने दिन के लिए निकाल रहा हूं, 30 दिन के लिए निकाल रहा हूं सीधा ही, है ना। तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी अगर हम इन 20 पंखों को 30 दिन चला रहे हैं, हर दिन कितना चला रहे हैं इसको, हम लोग 20 घंटा चला रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, E बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास में, P इंटू टाइम टी। तो यहां ध्यान से पकड़ना इस बात को, P कितना है हमारे पास में, टोटल जितने भी पंखे हमारे पास में 20 पंखों का, तो वो है 2000 वाट, ठीक है। टाइम की बात करें अपन, तो एक दिन में अपन इनको कितना चला रहे हैं, 20 घंटा हर एक को अपन चला रहे हैं, सही बात है। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा यार, एक दिन में चला रहे हैं अपन इनको 20 घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन तो चला नहीं रहे अपन चला रहे हैं इसको 30 दिन, तो मैं लिखा 30 दिन भाई। तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है इससे, तो ये आएगा हमारे पास, गुणा करेंगे अपन, 3 दूना 6 दूना 12, तो ये हो गया 12। आप जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में आ गया वाट घंटा। ये किसके लिए आ गया, सेकंड के लिए हमारे पास में आ गया। ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं चाहूं तो सीधे भी निकाल सकता हूं अब, लेकिन चलो ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपन ने पंखे के लिए किया है ना, तो यहां पे पंखे लिख देते हैं अपन, और फिर यही चीज हमें किसके लिए करनी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यार क्वेश्चन बड़ा बहुत है, कुछ नहीं कर सकते इसका, इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, लेकिन चलो ठीक है, अब है सो है, क्या कर सकते। तो एक बार मैं कर देता हूं, आगे भी 5 फ्रिज हैं और कितने के, 1000 वाट के, है ना। तो 5 फ्रिज हैं, 1000 वाट के हैं। मेरे को एक पेपर यहीं ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड कर देते हैं अपन। तो 5 फ्रिज है, 1000 वाट का एक है। तो फ्रिज के लिए जब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं अपन, कुल जो हमारे पास में P है तो वो कितना है, 1000 इंटू 5, 5 इंटू 1000 बराबर 5000 वाट, ठीक है। अब इसी के लिए हम E निकाल रहे हैं 5 के लिए, 30 दिन के लिए, तो सीधा ही कितना आएगा, P इंटू टी है, तो P हमारे पास में हो गया 5000 वाट, ठीक है, गुणा टाइम कितना। अब एक दिन में उसको कितने दिन चला रहे हैं ये देखो, तो एक दिन में हम इसको 24 घंटा फ्रिज तो चालू रहता, सही बात है, तो 24 घंटा चला रहे हैं और 30 दिन तक उसको चला रहे हैं अपन। तो 24 घंटा 24 आवर्स इंटू 30 दिन, ठीक है, 30 डेज। और यहाँ पे ये हमारे पास में 5000 वाट है, यहाँ पे इसको लिखो, कैसे हल करोगे, क्या आएगा, E बराबर आपके पास में आएगा 5000 इंटू 24 इंटू 30। फिर सर गणित अच्छी है ना आपकी, तो करो देखे, 5000 इंटू इसको करोगे तो 3 चौक 12 का 2, 1 गया ऊपर, और 3 दूना 6 और 1 7, और ये 0। भाई चेक करते रहना लाइव में, ठीक है ना, कि मेरी गणित अच्छी नहीं है, वैसे ठीक है, मतलब बुरी नहीं है। तो 0 आ जाएंगे 4 पीछे, 1 2 3 4, 5 को गुणा करेंगे 72 से, तो 5 2 10 होगा, 1 जाएगा ऊपर, 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में वाट आर। यहाँ कॉमा लगा सकते हो आप, बड़े 0 0 आ रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है भाई मैथमेटिक्स में, ठीक है, 10th क्लास तक। अच्छा ये फ्रिज का तो हो गया था, अब हमें लास्ट जो चीज हमें भट्टी दे रखी थी ना, उसका करना है। तो भट्टी के लिए देखो, तो भट्टी की टोटल ऊर्जा कितनी होगी, भट्टियां मेरे हिसाब से 2 दे रखी थी, 2000 वाट की एक भट्टी थी, तो 2 भट्टी है, 2000 वाट की एक है। तो देखो इसकी हम क्या निकालेंगे, टोटल P कुल, ठीक है, टोटल भट्टियों की शक्ति कितनी है हमारे पास में, तो एक भट्टी, 2 भट्टियां टोटल, और एक भट्टी की शक्ति कितनी है, 2000 वाट। तो टोटल शक्ति हमारे पास में कितनी हो गई, 4000 वाट हो गई। तो अब इसके लिए कुल उपभोक्त तो ऊर्जा है ना, तो E निकालेंगे हमारे पास में, तो कितना आएगा, E कुल उपभोक्त ऊर्जा, ये आएगी हमारे पास में भट्टी की शक्ति, P इंटू टी करना है, याद रखो, फिर लिख देता हूं चलो मैं एक बार, P इंटू टी, E का सूत्र क्या है, P इंटू टी है। तो हम कुल निकाल रहे हैं यार, एक महीने में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा वो, तो बोला शक्ति तो कितनी है, 4000 वाट है। मैंने कहा ठीक है साहब। बोला दिन कितना घंटे चला रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में शायद 10 घंटे चला रहे हैं इसको, एक दिन में 10 घंटे इसको चला रहे हैं, तो 10 घंटे हो गया, इंटू 30 दिन चला रहे हैं अपन। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, 30 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 चौक 12 करो सीधा ही, ठीक है, और जीरोस लगाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में यहाँ पे आ गया वाट
R में ऊर्जा आ गई, और ये हमारे पास में कौन सी समीकरण आई है, ये हमारे पास में आई है समीकरण नंबर 4। बस और कुछ तो नहीं दे रखा था, ठीक है। तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा ही निकालनी है अपने को। अब इन सारी ऊर्जाओं को जोड़ना है अपने को। तो भाई ये कितना कितना है, तो यहाँ पे तो भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 12 लाख, प्लस फिर यहाँ पे कितना है, 3 0 और 3 0 6 0, 30 लाख, 12 लाख, 30 लाख, तो 12 लाख 30 लाख 42 लाख हो गया वैसे ही, है ना। और फिर उसके बाद 42 लाख, और फिर यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में, ये 36 लाख हो गया। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई? सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, इतनी बड़ी तो मैंने सोची नहीं थी। तो टोटल हमें इन सब का टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल देखो कितना आता है, करो करो जल्दी करो, कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं पर, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, एक पेज पे होता तो इसलिए सही रहता है ना, एडिटिंग में मस्त हो जाता है, एक ही पेज पे आ जाता है सब कुछ। तो ये तो कितना है हमारे पास में, 3 के आगे 3 0, 6 0 सॉरी, तो ये 3 के आगे 6 0, ठीक है। और फिर है हमारे पास में यहाँ पे सेकंड हमने जो किया था, तो ये कितना है, 12 लाख है ना ये, हाँ करेक्ट 12 लाख है ये। तो ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। और फिर यहीं पे ही है तीनों चीज़ें, तो 2 चीज़ें, एक तो ये रहा हमारे पास में, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, मैं क्या करूं, 3 6 और फिर 5 zeros हैं, 1 2 1 2 3, इतनी बड़ी कैलकुलेशन असल जीवन में तो मेरे को कभी काम में ही नहीं आई है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 है या 12 लाख ही है, अभी 12 लाख ही है, 12 1 2 1 2 3। तो ये कुल हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो ये 0 0 0, मतलब ऊर्जा जो खर्च हुई है, ये भी 0, ये भी 0, ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, तो ये हो गया 8 और 2 10 का 0, 1 गया ऊपर, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हो गया हमारे पास में 90 लाख, भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, वाट आर टोटल उपभोक्त ऊर्जा है हमारे पास में, ठीक है, कुल उपभोक्त ऊर्जा। अब बस सिंपल है, ये वाट आर में आ रही है तो हमें यूनिट बनाना होता है। देखो समझो इस बात को, यूनिट क्या होता है, किलो वाट आर। अब इसमें किलो नहीं है, इसमें वाट भी है, इसमें आर भी है, लेकिन किलो नहीं, किलो कहां से लाएं। तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000, बता रखा है तुमको मैंने पहले। तो इसमें क्या करो यार आप लोग, इसको या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, इसमें 1000 का भाग मार दो, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास में, 3 zeros आएंगे, 3 zeros खत्म हो जाएंगे, और इसको आप लिखोगे 9000 किलो वाट आर। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, 1000 का भाग दिया और 1000 से गुणा किया, ठीक है। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे के 1000 से 1000 काट दिया और ऊपर वाले 1000 को किलो लिख दिया मैंने। यहां तो 3 0 हटा के सीधा ही के लिख दो, बस इतनी सी बात दिमाग में रखो, किलो आ गया हमारे पास में। तो टोटल ऊर्जा ये आ गई हमारे पास में, ठीक है, 9000 किलोवाट आर। अब बस एक छोटी सी चीज है यहाँ पे समझने की कि यार 9000 किलोवाट आर है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि ना, E बराबर 9000 यूनिट लिखो, ठीक है, यूनिट्स। तो इतने यूनिट जला रहा है, कोई बड़ी पार्टी है भाई, बड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री है। तो अब क्योंकि एक यूनिट कितने रुपए का है, 5 रुपए, तो 9000 यूनिट कितने होंगे, तब बिल कितना आएगा, बिल आएगा 9000 इंटू 5, 9 5 कितना होता है, 45,000 रुपीज। यार बहुत ज्यादा बिल नहीं आ रहा फिरोज सर इसका, जो भी इंसान है, क्या बोलो, चेक किया क्या किसी ने, हो सकता है कहीं मैंने 45,000 नहीं आ रहा है, 45,000 रुपीज मेरे पास तो नहीं है भाई इतने पैसे बिल जमा कराने के लिए, बोलो। हाँ, P बराबर E बटा टी, वही तो लिखा है अपन ने, P बराबर E बटा टी तो लिखा है, तो E बराबर P इंटू टी कर दिया ना अपन ने, बस यही तो कह रहा हूं मैं आपको। भाई ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं आता, इतना बड़ा एग्जाम में यूजुअली नहीं आता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो ना खुद से, तो बाकी तो बच्चे हैं इसके, छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन है, तो बच्चे क्वेश्चंस तो यूं ही कर लोगे ना। अब भी तक कौन से फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन क्लियर करो पहले आप। है विकास को आ गया समझ में, ठीक है। 1000 का भाग क्यों दिया, समझना यशी, ये समझो, यहाँ पे ध्यान समझो।
हाँ, यशी कह रही है सर 1000 का भाग क्यों दिया। अब इसी में ही समझो, यहाँ पे देखो ये बहुत बेसिक बात है। कोई भी संख्या होती है ना, जैसे समझने की कोशिश करना, कोई भी जो हमारे पास में भौतिक राशि है उसको दर्शाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें क्या चाहिए होता है, मात्रक चाहिए होता है, और एक हमें संख्यात्मक मान चाहिए होता है। जैसे मैं लिखता हूं यार 5 किलो आलू लेके आया मैं बाजार से, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5000 ग्राम भी लिख सकता हूं। बात तो एक ही है, सही बात है ना, बात तो एक ही है। या फिर जैसे आप समझो इस चीज को कि मैं यूं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी चीज को 1000 मीटर लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी चीज को 1,00,000 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। या फिर मैं इसको और बड़ा करके, नंबर बड़ा करके यूनिट। तो देखो क्या होता है, मतलब जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जा रही, यूनिट बड़ी है तो नंबर छोटा है, यूनिट छोटी हुई तो नंबर बड़ा हो गया, यूनिट और छोटी हुई तो नंबर और बड़ा हो गया। समझ रहे हो आप इस बात को? तो यूनिट जो मात्रक है हमारे पास में वो छोटा होता है तो नंबर बड़ा होता है। अब समस्या क्या हो रही थी, अभी जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो कितना आया, 90 लाख किलो, सॉरी 90 लाख वाट घंटा आया हमारे। अब आप सोचो हमारे घर में लाइट हम जला रहे हैं, पूरा महीना हुआ सब, तो हमारे वो बिजली का मीटर देखने आता ना बाहर, तो हम उससे क्या पूछते हैं कि यार भैया कितना यूनिट बिजली जली है, ऐसा पूछते हैं। अभी वो यूनिट हो ही नहीं, मान लो हमारे पास में किलोवाट आर हमने फिक्स नहीं कर रखा हो, सारी कैलकुलेशन वाट आर में या वाट घंटा में चल रही हो, वो क्या बोलेगा, मैडम जी आपने इस महीने में 96,88,796 जो है जला ली है वाट घंटा ऊर्जा। आपकी माता जी गेट बंद करेंगी, कहेंगी नमस्ते, हम इतनी साइंस नहीं पढ़े हैं। तो क्या किया गया, एक मात्रक बनाया गया जो मात्रक बड़ा है ताकि नंबर छोटा हो जाए। क्या किया हमने, मात्रक को बड़ा कर दिया ताकि नंबर छोटा हो जाए, तो वो फिक्स कर दिया किलोवाट आर में ही लिखना है। तो किलो को लेकर आने के लिए 1000 से भाग देना होता है। किलो नहीं है आपके पास में, किलो लाना है, 1000 से भाग दे दो, बस इतनी सी बात होती है। समझ में आई क्या, बोलो? भाई जब तक आपके डाउट्स हैं तब तक क्लासेस होंगी, बस इतनी सी बात है। यशी को समझ में आ गया, वेरी गुड यशी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगी ये चीज, है ना। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग वेरी वेरी परफेक्ट मेरे दोस्त। तो देख लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमा करके हमें कक्षा में आगे प्रोसीड करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा लाया है विकास, यार मस्त मस्त क्वेश्चन लाया। वैसे मेरे से कोई पूछता ना बच्चों वाले डाउट्स, मेरे को लगता है अरे यार, तो मैं इसको अच्छे वाले कब बताऊंगा, जब ये पूछ ही बच्चों वाले डाउट्स रहे। तो एक कारखाने में एक विद्यार्थीगण आए हैं सर, एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब, ये तो हो गया। क्वेश्चन 2 है, एक प्रोटॉन जिसका आवेश, भाई प्रोटॉन तो सबको पता है यार दुनिया में, प्रोटॉन का जो आवेश है हमारे पास में वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये एक कोई प्रोटॉन है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण की दिशा में 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। मतलब आप यूं समझ लो कि यार हमारे पास में कोई, मान लेते हैं हम, ये यार डायग्राम वायग्राम छोड़ते हैं क्योंकि ये 10th में अभी इतना है नहीं। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप देखो समझो, हमें बोल रखा है क्वेश्चन में एक हमारे पास में प्रोटॉन है, ठीक है साहब, हमने मान लिया एक प्रोटॉन है। कह रहा है ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है हमने मान लिया। बोले उसमें ना 30 डिग्री के कोण पे घुसता है, चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर एंटर कर रहा है, और कितने वेग से गुजर रहा है, 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। तो इसका हमें क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, जो कि कितना है हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। सब कुछ ऐसा ही मात्रक में चल रहा है, और थीटा कोण जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री का कोण हमको दे रखा है। तो प्रोटॉन पर कितना बल लगता है, 4.8 प्रोटॉन पर बल लगता है, कितना, 4.8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन, इतना उस पर बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है, बी का मान कितना होगा ये बताइए, ये हमारे से सवाल पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हम 10th तक ये कंसेप्ट पढ़े हैं कि कोई भी आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो उस पर बल लगेगा। अगर कोई तार हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है तो उस पर बल लगने लग जाता है,
और वो बल जो है उसी के कारण हमने देखा था कि यार हमारी मोटर घूमती है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम अपन लगा लेते हैं तो पता चल जाता है मोटर घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूमेगी उस पर बल लग रहा है। तो यहाँ बता दिया इसने बल लग रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन पहले आते थे, ये टॉपिक अभी 12th स्टैंडर्ड में है, जीतू भैया पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन अभी 10th में नहीं है। 10th में कहाँ से आया फिर, ये पुराने पेपर है ना 2012-13, तो उस वक्त सिलेबस कुछ और था, है ना, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चलता था, एनसीईआरटी हर जगह फॉलो नहीं होती थी, राजस्थान बोर्ड का भी काफी साल पहले सिलेबस अलग हुआ करता था, तो वहां पे थोड़ा लेवल ज्यादा था, तो वहां पे पूछते थे। तो अभी अपन ज्यादा गहराई में नहीं चलेंगे क्योंकि ये वैसे ही पॉसिबिलिटी कम है कि आपके एग्जाम में आए, तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, आपको सीधा याद रखना, ठीक है। क्या है सूत्र, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, सूत्र याद रखो, F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या है, F इजिकल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, लॉरेंस फोर्स, छोड़ो खड्डे में पड़े लॉरेंस कौन है, अभी है नहीं सिलेबस में ना, आप सीधा ये सूत्र याद रखो, याद रखो, दिमाग ही नहीं लगाना, अभी बाद में पढ़ोगे, वैसे भी आ जाता है भूले बिसरे एग्जाम में क्वेश्चन, तो करके आ जाना। तो अभी देखो F दे रखा है आपको, क्या है दे रखा है 4.8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन, ठीक है, बराबर क्यू वी इंटू बी। तो क्यू कितना है हमारे पास में, तो ये है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्यू वी क्रॉस बी, वी कितना दे रखा है अपन को, तो वी दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्यू इतना दे रखा है हमें, वी इतना दे रखा है, और बी हमारे पास में नहीं है, वही तो पूछा है भाई अपन से, तो बी तो बताएंगे इसको अपन, और साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास में कितना है, कोण हमारे पास में 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको बी को यहीं रहने दो, बाकी सब चीज को आप यहां लेके आ जाओ। तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, ये 4.8 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन बटा साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री आपको ध्यान होगा 0 1/2 पढ़ते हैं अपन ऐसा, तो ये 1/2 हो जाएगा यहां आके, बाकी चीजें यहां लेके आओ, इसको लाएंगे अपन, कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, गुणा ये भी है हमारे पास में भी, तो 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, सही बात है। तो ये बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास में, बी बच रहा है, तो बी निकाल के देना बस अपन को इसको। तो देखो थोड़ा सा समझदारी से सॉल्व करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, एक पॉइंट ऊपर है, एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद नीचे है, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, मैं पूरा लिख देता हूं, 2 गुणा 48 गुणा सॉरी मजो आ वही गयो। तो यहां देखो नीचे एक बार मैं 10 की घातें एक साथ लिख दूंगा, नीचे लिख देता हूं, तो यहां 16 लिखूंगा मैं इसको, और ये 3 है तो इंटू 3 लिख दूंगा मैं इसको, 10 की घात ऊपर कितना है, -10 है, तो एक काम करते हैं ना, सारी 10 की घातें ऊपर ले चलते हैं, तो ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात +19 हो जाएगा, इंटू 10 की घात 5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की घात -5 हो जाएगा, और बटे में मात्रक चल रहा है, मात्रक ऊपर क्या चल रहा है, न्यूटन चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, कूलम मीटर प्रति सेकंड। अभी बता दूंगा मात्रक का भी, थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा मैं आपको। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान आ गया, भाग दोगे फटाफट फटाफट, तो 16 3 48 होता है, पता होगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, सियावर रामचंद्र की जय। 16 3 48 होता है, हाँ 48 होता है, तो बस ये बच रहा है हमारे पास में, तो ये 10 की घातें बच रही है, तो 10 की घात -10 -5 ये जुड़ करके -15 हो जाएगी, -15 19 में से जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 10 की घात 4 बचेगा, तो यहां से हमारे को मिलेगा b बराबर 2 इंटू 10 की घात बढ़िया है 10 की घात 4 न्यूटन, और बटे में चल रहा है कूलम मीटर पर सेकंड, तो कूलम पर सेकंड जो होता है ना, विद्युत धारा से याद करो, I बराबर Q बटा T होता है, तो कूलम प्रति सेकंड हो जाता है एम्पियर, तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया यार, ये इसकी चुंबकीय जो हमारे पास में क्षेत्र है ना, उसका स्ट्रेंथ, उसकी प्रबलता, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब मेरे को पहले तो यहाँ पे चैट में बताओ कि किसको कितना समझ में आया, तो अपन फिर आगे बढ़े उसके हिसाब से, जल्दी बताओ।
मैं वही कह रहा हूं, मैंने ये सूत्र नहीं बताया क्योंकि है नहीं ना, ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, 2012 में आ रखा है, तो अब वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्या होता है, देखो टीचर पेपर बनाने बैठता है तो टीचर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो उनको ऐसे नहीं होता कि यार अरे सिलेबस चेंज हो गया था क्या, अरे ये नहीं था क्या क्वेश्चन। अब जो टीचर फिजिक्स का है, जो जिनको भेजा गया है कि यार आप फिजिक्स के क्वेश्चंस बना के भेजो, तो टीचर को लगता है यार जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ाया, जब मोटर के बारे में पढ़ाया, तो ये सूत्र तो पढ़ाया ही होगा, तो दे दो क्वेश्चन। तो टीचर हो सकता है दे देवे, है ना। देखो क्या होता है, हमें थोड़ा सा ना बड़ा होकर सोचना, अब हम बड़े हो रहे हैं, अब वो नहीं रही बात कि यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाई और पीछे से पूछ लिया कि आसमान में जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, बस वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता। आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको उसके बारे में आना चाहिए, ऐसा जो बुद्धिजीव हैं वो मानते। ठीक है भाई, करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट भी तो हटाया है, हाँ तो हटाया ना, ऊपर से भी पॉइंट हटाया, नीचे से भी हटाया, तो फिर नहीं होगा मल्टीप्लाई। मतलब नीचे से हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, और मान लो 1 0 नीचे लगाया, फिर यहां से हटाया 1 0 ऊपर लगाया, तो वो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल ही हो गया ना वैसे भी, समझे क्या। बढ़े आगे बढ़े, सर जब आप क्वेश्चन करवाते हो तो सरल लगता है, और हम देखो प्रैक्टिस वाली बात है ना, मतलब मेरे को भी, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, मतलब समझना तो पड़ता ही है ना क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है यार। ये मतलब मैं ऐसे नहीं कि किताब में देखूंगा और उसको मान जाऊंगा कि ये कह रहा है तो मान लेते हैं, नहीं, उसको फील करना है कि क्या कह रहा है, हो रहा है क्या, लॉजिक से हो रहा है क्या, ये चीज बस अपन को देखनी है, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, तो देखो चलो करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें फटाफट से। तो ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क ख ग करके क्वेश्चन है, फटाफट से देखो मैं करवा देता हूं। तो ये पहले आता था राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में शायद नहीं पूछते ऐसा क्वेश्चन, लेकिन देखो अब किस्मत खराब हो ना, तो क्या बोलते हैं कि ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी क्या, सर फिरोज सर आगे सर, कुत्ता खा जाता है। सर आपको खाया क्या कभी कुत्ता। सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू R/2। बोलो, ये करना है अपन को। अब देखो सिद्ध करने वाला है नहीं, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा दूर दूर तक, या हमारे सिलेबस में भी नहीं होना चाहिए 10वीं क्लास तक, जिस आधार पे एनसीईआरटी और सारे राज्य अब चल रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना पुरानी बात है, तो वो कहेंगे कि यार सर ऐसे नहीं होता। सर देखो मैं थोड़ा आसान बता करके कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मान के चलो इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको थोड़ा सा इसको याद ही कर लेना पड़ेगा अगर ऐसा केस होता है तो। ये हमारे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण, ये दर्पण के लिए हमें सिद्ध करना है, ऑब्वियस सी बात है। ये एक अवतल दर्पण मैंने बना दिया है, तो इसमें ये खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट ऐसे लाइनें खींच दो, और इसमें आप इसको बोलो कि ये हमारे पास में फोकस है, ठीक है, मुख्य फोकस, और ये है हमारे पास में वक्रता केंद्र, और ये है हमारे पास में P। P से नहीं फिरोज सर, क्या पप्पू पप्पू बोलते रहते हो। वो मैंने अभी देखा था, एक वो लिखी आ रही थी कहीं पे, ऐसे इमेज देख ली थी मैंने, तो वो ऐसे राहुल गांधी जी को ना हाथ में घंटी पकड़ा दी थी और लिख दिया था कि ये मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं मिला। मतलब बड़ी बुरी बात रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये हालत है देश में। खैर जैसे करनी वैसे भरनी लगा पड़ा है। तो देखो यहाँ देखो क्या है, ये हमारे पास में R है, ये हमारे पास में फोकस दूरी है, ठीक है, ये तो पता ही होता है सबको, ये तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी यार, मेरे को यहाँ नहीं बनाना था, मतलब तो बातों बातों में आके मैंने यहाँ बना दिया इसको, इसको हटा दो। अभी देखो यहाँ देखो, इसमें हमें क्या समझना है, तो इस डायग्राम की हेल्प से सिद्ध करेंगे अपन। मान लो एक प्रकाश की किरण है ना, ऐसे आई है,
और ये मुड़ करके जो है फोकस से चली गई, ऐसा मान लो, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप वक्रता केंद्र से एक लंब डालना चाहो इधर दर्पण की सतह पर, तो वो ऐसे डलता है, 90 डिग्री का बनता है। जो भी त्रिज्या होती है, मतलब गोला है हमारे पास में, उस पर जो भी त्रिज्या आप डालोगे वो 90 डिग्री का कोण बनाती है सतह के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, आप नोटिस करोगे कि ये होगा हमारे पास में I कोण, और ये वाला कोण होगा हमारे पास में R। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। तो आने वाली किरण का अभिलंब से कोण I और जाने वाली किरण का अभिलंब से कोण R है। अब हम साथ ही साथ में एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक लंब डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 बार प्रैक्टिस लगेगी, आ जाएगा। इसको मान लो बोल देंगे, पॉइंट को M बोल देंगे, और इसको मान लो पॉइंट को बोल देंगे N। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो M और ये N हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब थोड़ा सा गणित और लगेगी यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ मेरी गणित ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा सतर्क होकर के बैठना, ठीक है, नहीं तो झोल नहीं कर दूं मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पे। तो देखो ये Z वाला कोण है, मेरे को ऐसे याद है, मेरे को तुम नाम पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, कि वो निखिल सर बताएंगे। Z वाला कोण, Z वाले बराबर होते हैं, तो ये Z बन रहा है एक, ठीक है। मैं बना के वापस मिटा दूंगा एक बार, ये Z बन रहा है, क्या बोलते हो, Z बन रहा है, तो मिटा देते हैं इसको। तो ये कोण जब Z बन रहा है तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, ये वाला कोण जो है ना, ये क्या है हमारे पास में, थीटा है। क्या है, थीटा। तो बड़ा फेमस है साइंस में, मैथमेटिक्स में, थीटा थीटा करते रहते हैं। तो यहां पर आप नोट करोगे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो एक चीज आप जो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर पाओगे, कोण I जो है यहाँ पर वो कोण R के बराबर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और क्योंकि कोण I फिर बराबर है थीटा के, भाई ये दो चीजें लिखी मैंने यार, I कोण थीटा के भी बराबर है, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये तीनों आपस में बराबर होगा ना, इसका मतलब क्या है, अतः हम लिखेंगे कोण I बराबर कोण R बराबर कोण थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं ना। अब यहां पे देखो एक गहरी चीज और समझने वाली है, क्या है वो चीज, दिल दियां गल्ला, क्या है, एक और Z बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक और Z बन रहा है, अगर आप नोटिस करो तो ये वाला भी तो Z है, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। अब समझो ये वाला पूरा कोण कितना होगा, I प्लस R, I प्लस R होगा ना। लेकिन आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो I प्लस R जो है इसको थीटा प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, और वो 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I बराबर है R के और ये दोनों खुद थीटा के बराबर है। आप I लिखो, थीटा लिखो, R लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, तीनों बराबर है। तो मैंने लिखा थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया ना। समझ में आई आपको ये वाली बात। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मैं अंडू करूंगा तो सब ही चला जाएगा फिर, लेकिन अंडू करना मेरा फर्ज है, ठीक है। यहाँ चलो नहीं करते, अच्छा इसमें तो रीडू का वैसे भी ऑप्शन नहीं है। अब अंडू हो गया, तुम अपनी कॉपी में रीडू कर लेना, मतलब तुम अपनी कॉपी में मत मिटाना, कॉपी में निशान करो तो लिख लेना, ठीक है। ये चीज मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे, कोण I प्लस कोण R जो है वो किसके बराबर है, थीटा प्लस थीटा के बराबर है, इसलिए I प्लस R बराबर किसके हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे दो त्रिभुजों की बात करनी है। तो जो पहले त्रिभुज बनाया था एक तो वो, और एक जो अभी बनाया था वो। तो एक त्रिभुज है हमारे पास में MCN, क्या है, त्रिभुज अंकल MCN। वो एक और त्रिभुज है हमारे पास में, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं थ्योरी स्किप कर रहा हूं, सीधा मैं अपने काम की बात कर रहा हूं। MCN लिख दिया एक अपन ने, और एक और त्रिभुज अपन लिख रहे हैं MFN। क्या लिख रहे हैं बोलो, MFN। अब ये दोनों त्रिभुज है ना, इनमें आप देखोगे ना बेस कोण वोण जो है वो थोड़े सेम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुरापाती दिमाग अपना काम में लेंगे। तो इसके लिए भी अपन tan थीटा निकालेंगे, MCN, तो MCN ये क्या है, थीटा है हमारे पास में, तो इसके लिए tan थीटा। अब यहां तुम्हारी आ गई ट्रिगोनोमेट्री जो तुम गणित में पढ़ते हो। tan थीटा होता है लाल बटा कक्का से याद रखा होगा तुमने भी, लंब बटा आधार होता है। तो क्या होगा, मैं इसे लंब बटा आधार लिख देता हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास में, tan थीटा
बराबर होगा, लंब कितना है हमारे पास में, सामने वाली भुजा होती है mn बटा, तो ये होगा mn बटा आधार कितना है हमारे पास में cn, तो cn लिख देंगे इसको अपन cn। यही चीज हमें यहां करनी है इस त्रिभुज के लिए, तो यहां पे भी दिखेगा हमें tan 2 थीटा, ये समझने वाली बात है। क्यों ये पंचायत क्यों की मैंने यहां पे, इसीलिए तो की, ये वाला जो कोण है ना इन दोनों के बराबर है, समझे, तो ये i प्लस आर के बराबर है, और i प्लस आर कितना है 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा है, तो इस वाले त्रिभुज में tan 2 थीटा। अब आप बोलो सर कोई शॉर्टकट बता दो सर, नो शॉर्टकट, समझ में ना है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। है नेट पे आप देखोगे तो किसी ने थोड़ा सा tan मैन को लिखा ही नहीं, बस थ्योरी लिख के शॉर्टकट में कर दिया, और यहाँ कुछ तो इतने होनहार एक्सपर्ट निकले ना, फिरोज सर मैं क्या बताऊँ आपको, एक जगह मतलब किसी व्यक्ति ने सॉल्यूशन करा रखा है शॉर्टकट में कराने के चक्कर में, वो कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो F बिंदु की दूरी है वो C बिंदु की दूरी की आधी होती है। भाई आपने जो सिद्ध करना था वो तो पहली लाइन में ही मान लिया, बोल दिया कि ये तो हमें पता है फिर उसको 2 लाइन में लिख के बता दिया, ऐसे नहीं होता है ना, प्रूफ होगा तो फिर तमीज से होगा। तो क्या होगा tan 2 थीटा, वापस से ये होगा mn लंब बटा आधार, तो आधार है आपका यहाँ पे इस बार है Fn, क्या है Fn, समझ में आई आपको वाली बात, तो वो सूत्र नहीं लिखा मैंने, सीधा ही लिख दिया। तो अब 2 छोटी सी चीजें हैं यहाँ पे जो बड़ी अजीब लगती है, बोलते फिर सिखाई क्यों है भाई। क्या होता है जब थीटा छोटा हो तब tan थीटा जो होता है ना वो थीटा के बराबर जो होता है, tan का काम खत्म हो जाता है। जब भी थीटा छोटा है ना तो यहाँ पर हमारे कोण छोटे हैं। क्यों हम ऐसा मानते हैं कि इसमें कि यार ये जो हमारी जो किरण आ रही है ना ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये बहुत पास में से आ रही है मुख्य अक्ष के, तो हम उसको मतलब थीटा को छोटा मान के चलते हैं यहाँ पे। तो जब थीटा को ही छोटा मान लिया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ थीटा बराबर mn बटा cn, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे 2 थीटा बराबर mn बटा fn, ऐसे लिखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान देना एक छोटी सी चीज और, n और p जो है ना वो लगभग एक ही बिंदु ले रहे हैं अपन। हम कह रहे हैं यार ये जो n बिंदु है ये बहुत पास है p के, मतलब हम ऐसे दर्पण के लिए ये सूत्र सिद्ध कर रहे हैं जहां पे n और p बहुत पास में, मतलब कहने का मतलब ये जो द्वारक है, ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये बहुत छोटी है। हम कह रहे हैं यार ये बहुत पास है, तो ध्यान से देखो, चश्मा पहन के देखो, बहुत पास है। भाई देखो क्या होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स हम जब सूत्र पढ़ेंगे ना इन फ्यूचर, अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, टेलीस्कोप वगैरह बनाते हो, तो फिर आपको और गहराइयों में ये सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। हम बच्चों वाला एक बेसिक सूत्र सीख रहे थे, तो यही दुनिया नहीं है, दुनिया यही खत्म नहीं हो रही, ये दिमाग में रख के पढ़ो उसको। तो हमें बच्चों वाला सिखाया इन्होंने, तो कह रहे हैं यार भाई तुम ध्यान से देखो ना, n लगभग p के बराबर ही तो है? देखो आंखें फाड़ के देखो, तो फिर fn लिखने की जगह fp लिखो, cn लिखने की जगह fp लिखो। मैंने कहा ठीक है यार, आप कह रहे हो तो ठीक है। वह थीटा बराबर लिखेंगे अपन mn, तो mn आई, cn की जगह लिखेंगे cp, ठीक है, cp हमारे सर का नाम है, चंद्र प्रकाश सर, क्या बात। और यहां पे लिखोगे वह थीटा बराबर mn बटा fp, ठीक है, n की जगह p करना बस, और कुछ नहीं करना। लिख दिया। क्यों लिखा? चूंकि हम लिखेंगे cn लगभग बराबर है किसके, cp के, ठीक है, और यही चीज यहां करेंगे, यहां पे लिख सकते हो चूंकि वही चीज, चूंकि fn लगभग बराबर है fp के, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो अब देखो क्या हुआ हमारे पास में, ये आई समीकरण नंबर 1 और ये आई हमारे पास में समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो, मैं वापस लिख देता हूं, थीटा बराबर mn बटा cp। अगले पेज पे करते हैं, यहाँ तो जगह नहीं बची यार, वैसे अगर आ जाता ना यहाँ तो सही रहता, कोई बात नहीं। तो देखो क्या बचा है हमारे पास में, एक तो समीकरण आई हमारे पास में थीटा बराबर mn बटा cp,
वह एक और समीकरण आई है हमारे पास में 2 थीटा बराबर mn बटा सी था कि क्या था यहाँ पे, सी नहीं था, fp। ठीक है, ये हमारे पास में fp। ठीक है, ये समीकरण है। तो एक काम करते हैं ना, इस थीटा का जो मान है वो समीकरण ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से समीकरण 1 से मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे थीटा का। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, 2 इंटू थीटा का मान कितना है mn बटा cp बराबर इधर क्या चल रहा है mn बटा fp। मतलब मैंने इसी समीकरण को वापस लिखा है, बस थीटा की जगह ये चीज उठा के रख दी मैंने। क्या देखने को मिल रहा है, mn से mn खत्म, क्या बचा 2 बटा cp बराबर 1 बटा fp। अब आप पीछे चित्र में जाकर के देखो एक बार, cp और fp। cp कितना है, cp कितना है हमारे पास में r, और fp कितना है हमारे पास में fp। देखो ना, अब देख लो यार, यहां देख लो, ये रहा fp यहां से यहां तक, तो fp कितना है f, फोकस दूरी, और cp कितना है यहां से यहां तक, ये कितना है हमारे पास में r। तो cp तो है r, cp कितना है हमारे पास में r, और fp कितना है हमारे पास में, बोलो f। तो इसको हल करोगे, r वहां जाएगा, f यहां आएगा, तो क्या आएगा 2f बराबर r, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो f बराबर r बटा 2। ये सिद्ध हुआ, इसको ऐसे लिखते थे हम लोग, इति सिद्धम, इति भी लिख देते। ठीक है, ऐसा साबित कर दिया हमने। बोलो। मैं पहले ही कह रहा था, इतनी मैथ निखिल सर ने भी नहीं पढ़ाई हमें भाई। मैं कह रहा था तुमको, ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करा रहा था, मेरे को मजा आ रहा था, क्योंकि मेरे को पता था आपने 2 थीटा की जगह थीटा लिख दिया था पिछले पेज पे। हाँ सही बात है, यहाँ 2 आएगा भाई, भूलना नहीं है भाई, 2 लगाना है यहाँ पे। देखो ये चीज है जो है, इसीलिए मैं तुमको ना कराता नहीं था, मैं बोलता था कि यार ये क्वेश्चन छोड़ो, है नहीं सिलेबस में, रहने दो। सर ये सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बेटा ये भी करा था यार, मिरर फॉर्मूला मैंने यूट्यूब पे डाला है वीडियो, ऐसे मत करो यार। फिरोज सर इनको आप डाउट वाले ग्रुप में पहुंचा देना उस वीडियो का लिंक। हाँ यशी सही बात है, मुझे भी लगता नहीं आएगा, लेकिन अब तुम लोग पूछ रहे हो कि नहीं सर हमको तो बताओ, तो मैंने कहा लिख लो यार, फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। शिवानी कह रही है सर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्या? देखो पेपर मैंने नहीं बनाया है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो आना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं आना चाहिए 10th क्लास में। लेकिन आप पूछ रहे हो आ सकता है क्या, तो ये निर्भर करता है आपका पेपर किसने बनाया है। अब आपका पेपर जिन व्यक्ति ने बनाया है उनको फिजिक्स बहुत पसंद है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। और अगर सरकार को भी लगता है नहीं नहीं हमारे बच्चों को इतना तो आना चाहिए, तो फिर खुश रहिए, ठीक है, ऐसे सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्रांतिक कोण मैंने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, तो पहले क्रांतिक कोण बता देता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, विकास ने भेजा है वाला भी। तो क्या है समझो, ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई सघन माध्यम है, ये मान लो ऊपर की सतह है सघन माध्यम की, और भले पानी मान लो तुम लोग, सिंपल के लिए मान लो सघन माध्यम है, पानी है, ये कुल मिला के विरल माध्यम है, बाहर मान लो हवा है, और ये वाला माध्यम हमारे पास में सघन माध्यम है। तो क्रांतिक कोण या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास में, उसको समझने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं,
तो उसको समझने के लिए ये चीज हमेशा फिक्स होती है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही हो। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे अपन सब जने। मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल बता रहा हूं कि देखो क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। हम सबको पता है कि अगर मान लो यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे आती है अगर, ठीक है, तो यहाँ अभिलंब बनेगा, और क्योंकि बाहर का माध्यम, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? मेरे को लॉजिक बताना था यार आप लोगों को। क्रांतिक कोण तो मैं सीधे बता सकता हूँ, लेकिन लॉजिक आ जाएगा, याद आ जाएगा अभी मेरे को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाँ आ गया, लॉजिक याद आ गया। देखो क्या है लॉजिक, क्या होता है कि ना ये प्रकाश की किरण है, ये हमारे पास में अभिलंब है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल जा रही है तो ये क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है, यही होता है भाई। अगर सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, लेकिन अगर सघन में नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। इसको मेरे को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको लॉजिक बता सकूं, तो इसको इतना बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज इरेजर ना भाई, इरेजर व ना, देखो ये ऐसे। अब सेकंड केस लेते हैं अपन कि ना यही वाली प्रकाश की किरण अगर मान लो इतनी मुड़ जाए, मतलब क्या हो कि ये ना इतनी यहां से आए एकदम इस बिंदु पे, और ये इतनी ज्यादा मुड़ जाए कि ये उस सतह पे ही रह जाए, पानी के बाहर जाए ही ना। पानी मान रहे ना अपन एक बार के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इस तरह से आ रही है कि ये मतलब पानी में ही रह जाए, या वापस फिर बाद में जब थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो ये तो बिल्कुल अंदर ही वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तो अपवर्तन होने की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होना क्या चाहिए था, दो माध्यम है, अपवर्तन होना चाहिए था, हो क्या रहा है, परावर्तन हो रहा है। अजीब बात है, यही है बस हमारे पास में ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि वो कोण है, यहां पे जैसे आप समझोगे ये रहा हमारे पास में किसके साथ कोण, अभिलंब के साथ आपतन होने वाली किरण का कोण, आपतित किरण का कोण। तो ये कायदे से क्या होता है आई, लेकिन ये हो जाता है सी। सी क्या होता है हमारे पास में, क्रिटिकल एंगल। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। एंगल, ये तो एंजल लिख दिया मैंने, फिरोज सर एंजल लिख दिया मैंने भाई, ठीक है। तो एंगल, क्रिटिकल एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, तो सी से लिखेंगे इसको, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है सी आई के बराबर हो जाता है। कब, जब जो हमारे पास में अपवर्तन या परावर्तन कोण जो है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। ये ले लो या इधर से ले लो, बात एक ही पड़ रही है तो वो दोनों 90 डिग्री ना। तो अगर ये वाला कोण जो है, जो आर असल में होता है, अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो हमारा जो आपतन कोण है ना, असल में उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दे रखा है, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 43 डिग्री, मतलब हमको सीधा ही सी दे दिया है इन्होंने 43 डिग्री, ठीक है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे साइन 43 डिग्री का हमको मान दे रखा है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने की बात इन्होंने हमको बोली है। अब अगर लॉजिक से बनाओगे ना तो यहाँ पे फॉर्मूला आप बना सकते हो, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, साइन वाइन नहीं, हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था। तो अपवर्तनांक हम देखते हैं n से, हम उसको लिखते हैं n12 या फिर n21 लिखते हैं उसको। तो n12 के लिए क्या सूत्र बनता है, n21 के लिए क्या सूत्र बनता है, कैसी कैसी स्थितियां होती है, वो एक बार आप पुराना रिवाइज करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पुराना वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन अभी आप ये समझो, इसमें हमें क्या दे रखा है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, सीधा ही हमको बोला है। तो द्रव का अपवर्तनांक, तो ऐसा कोई भी केस आपको दिखे तो आप क्या समझोगे यहाँ पे कि n बराबर जो है ना वो 1/sin c के बराबर है। ये आपको सीधा फॉर्मूला याद रख लेना। अगर सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। लॉजिक में जाओगे तो मैं लॉजिक भी समझा दूंगा आपको।
जैसे यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप थोड़ा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, जैसे n है हमारे पास में, यहाँ पे किसका है हमारे पास में, द्रव का है, तो ये जो भी द्रव है लेट्स से D, और वो जो बाकी का माध्यम है फला फला ढिमका ढिमका, तो लेट्स से A माध्यम है, वो जो भी है मेरे को नहीं पता। तो सूत्र यहाँ बन क्या रहा है कायदे से, यहाँ बन रहा है साइन ये वाला कोण 90 डिग्री बटा साइन C। तो अब हो क्या रहा है कि साइन 90 डिग्री का तो मान 1 हो जाता है, तो इसको हमने सीधा ही लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया साइन C। तो उससे हमारे पास में क्या आया कि जो द्रव का हमारे पास में क्या है अपवर्तनांक है, वो है 1 बटा साइन 43 डिग्री। अब साइन 43 डिग्री का मान किताब में उस क्वेश्चन में ही दे रखा है, मेरे को नहीं आता भाई, इतनी मैथ अच्छी नहीं है मेरी। 0.682 इसका मान हमें ऑलरेडी दे रखा है 0.682। ठीक है, भाग दोगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो फटाफट से आंसर निकल के तुम्हारे पास में आ जाएगा। वैसे 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, क्योंकि नीचे का नंबर 0.6 के आसपास है, नहीं 0.1 आएगा, क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे तो तुम कर सकते हो। मतलब यार ये मैं नहीं करके बता रहा तुमको, भाग भाग मैं नहीं देके बता रहा, गणित कमजोर है अपनी, ऐसे बोल के अपन साइड खसक लेते हैं। ठीक है, सर आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए रहने पर, ये वाला क्वेश्चन भी लेना है यार, लेकिन अभी 1.25 घंटा क्लास हो चुकी है अपने को, है ना। तो आप इतना प्रैक्टिस करो, इस पेज वाला वापस करवा दूं कोमल, कौन सा, इस पेज वाला, ये समझ में आ गया ना, सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग। इसमें कैलकुलेटर होता है क्या प्रोफेसर? छोड़ो ना, मेरे फोन में ही होता है कैलकुलेटर, तो इनकी बेचारों की किस्मत खराब है, इनके एग्जाम में नहीं होता कैलकुलेटर। वैसे इस बोर्ड में भी होता है, पता है क्या आपको कैलकुलेटर? होना तो चाहिए था यार इसमें, नहीं है तो गलत बात है। कहे का स्मार्ट बोर्ड है फिर, ना है भाई, ना है इसमें तो कुल मिलाकर के इधर कैलकुलेटर ये रहा, 1 में भाग देंगे 0.682 का, तो आएगा 1.466, 1.466 आगे भी आएगा, बट ये आंसर है फिर उस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास में आज अपन ने किया कवर। कोमल बताओ आपको इसके, नहीं पीछे वाला सर, ये लेक्चर आप में डाल देना, ठीक है। मैं ऐप पे भी कोशिश करता हूँ, और अगर संभव हुआ तो इसको अपन यूट्यूब पे शेयर कर देंगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में, उनके भी काम ही आएगा लास्ट मोमेंट पर, अगर ऐसे क्वेश्चंस पे डाउट हो रहा है। इवन जो भी अपनी क्लासेस आएंगे उनको कर देंगे। बस आपके पास ये है फ़ायदा कि आप मेरे से पूछ रहे हो ना यहाँ पे, बट ठीक है, उनके भी कमेंट्स वगैरह फिरोज सर को कह देते हैं तो वो देख लेंगे स्टूडेंट्स के कमेंट्स, बट कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं ना तो हो नहीं पाता। हाँ, मेरे को ये बताओ, ये चीज़ कह रहे होगे ना कोमल, ये समझ में नहीं आ रही होगी आपको, ये समझना, यहाँ पे ध्यान समझना। ये है हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और ये वाली है हमारे पास में समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या किया हूं यहाँ पे, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में थीटा का मान क्या है, mn बटा cp है, और इसको उठा के यहां रखना है। तो क्या किया हमने, 2 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, थीटा की जगह ये चीज लिख दी, मैं कलर चेंज करके यही समझा देता हूं आपको, 2 एज इट इज, ठीक है। थीटा का मान ये रहा, यहां से आया, और ये चीज एज इट इज आ गई, और ये fp भी हमने एज इट इज रख दिया, तो mn से mn कैंसिल हो गया, mn का भाग दे दोगे यहाँ पे तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटा cp बचा और 1 बटा fp बचा। बोलो समझ में आया क्या कोमल, बोलो। विकास डालो, क्वेश्चंस डालो। सर आप भी निखिल सर के तरीके से साइंस का भी एक पीडीएफ बना दो। बेटा साइंस मैथ का पीडीएफ इसलिए बन पाया क्योंकि वो क्वेश्चंस पहले से कट करके हेल्पिंग ग्रुप पे डले हुए थे। अब मैथ साइंस में क्या होता है कि ना थ्योरी वाले ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, 2-3 चैप्टर्स के ही होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो वो 2-3 चैप्टर्स के डाल सकते हैं, वो देख लेंगे अपन। ऐसा बेकार क्वेश्चन है एकदम, ठीक है यशी, कोई बात नहीं, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ना आए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। ये वाली पीडीएफ भी आज के उनमें मैं क्लास में डलवा रहा हूँ, आप देख लेना।
बाकी और डालो आप लोग, डाउट्स देख लेंगे, उसको अपन निपटा लेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, है ना। आज की क्लास को यहीं अपन खत्म करते हैं, कल वापस मिलेंगे, बाकी टीचर्स भी मिलेंगे, और अभी 7 सवा 7 बजे आपकी एक और भी क्लास है, आप देख लेना मैम की, तो अपन बाकी लोग भी कल मिलेंगे यहीं पर। चलो बाय बाय।